दोस्तों आज आपके सामने जनरल साइंस का प्रश्न है। जनरल साइंस का वेटेज आजकल ज़्यादा हो चुका है, यानी कि ग्रुप डी बोले या रेलवे का एएलपी बोले, टेक्नीशियन बोले या और भी सारे एग्जाम, जैसे बीपीएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का पीसीएस एग्जाम यानी कि प्री होने वाली है, ठीक है, फॉर्म भी भरी जा रही है। तो इस तरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें जनरल साइंस का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। तो हम जनरल साइंस पे आज फोकस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, एंटीबॉडी का निर्माण कहाँ पे होता है? हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी का निर्माण क्यों होता है? एंटीजन से लड़ने के लिए। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन यानी कि जन मतलब क्या होता है? लोग, यानी कि हमारे शरीर के लिए जो लोग एंटी है उसको कहते हैं एंटीजन। जैसे बैक्टीरिया, वायरस, इस तरह के जो है वो एंटीजन है, क्योंकि हमारे शरीर में आके रोग पैदा करते हैं। तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। तो क्या एंटीबॉडी हर जगह से प्रोड्यूस होता है? नहीं। इसके लिए किसी को वर्क दिया गया है कि कौन हमारा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। तो एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है? व्हाइट ब्लड सेल। तो ऑप्शन में अगर व्हाइट ब्लड सेल नहीं दिया है, उसके प्रकार दिए हुए, तो उसमें कौन सा प्रकार, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल का कौन सा प्रकार हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी स्रावित करता है? तो व्हाइट ब्लड सेल में एक आता है लिम्फोसाइट, ठीक है, जिसको हम बी सेल भी कहते हैं। कई जगह ऑप्शन में आपको बी सेल दिख जाएगा या लिम्फोसाइट, ठीक है, दोनों साइनोनिम है, ठीक है। तो एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट करता है। अच्छा, हम डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, तो डब्ल्यूबीसी के प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम पहले दो भाग में बांटते हैं, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट मतलब क्या होता है? दानेदार, ठीक है। ग्रेन से बना है यानी कि दानेदार, ठीक है, और ये अदानेदार यानी कि जो दानेदार नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? इसिनोफिल, बेसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। जितने भी फिल हैं, ठीक है, जितने भी फिल हैं वो कहाँ पे आते हैं? ग्रेनुलोसाइट में। याद करने का तरीका, ग्रेन मतलब क्या होता है? दाना, ठीक है। तो हम किसी बोतल में दाना डालते हैं, बड़ा बड़ा दाना डालते हैं, तो वो फेल हो जाता है अंदर जाने से, ठीक है। इतना बड़ा उस बोतल का नेक है, इसमें इतना बड़ा हम ग्रेन डालें तो इसके अंदर जाने से फेल हो जाएगा। इससे हम याद रखेंगे कि ग्रेनुलोसाइट में कौन कौन आता है? जितने भी फिल होते हैं, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। और एग्रेनुलोसाइट में कौन आता है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट ही क्या बनाता है? एंटीबॉडी, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार? 5 प्रकार। याद करने का तरीका कितने प्रकार? 5 प्रकार। याद करने का सिंपल तरीका है, कहते ना, ए भाई जरा रुक जा, यानी कि भाई भाई बोलते हैं यानी कि वाइट, ठीक है। ए भाई जरा रुक जा यानी कि भाई बोल रहे हैं, यानी कि इस तरह से इशारा करते हैं। तो क्या दिख रहा है? पंजा दिख रहा है, यानी कि 5 दिख रहा है, यानी कि भाई से वाइट रखेंगे याद। वाइट मतलब 5 वाइट सेल होते हैं, ठीक है। यानी कि डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं? 5। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। एक वर्ड आता है यूट्रोफिकेशन। पूछा जाता है कि यूट्रोफिकेशन क्या है? 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यूट्रोफिकेशन में क्या होता है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अगर जल में घुल जाती है, नदी या तालाब में चली जाती है, नाइट्रोजन और फास्फोरस, जैसे कि वर्षा पड़ती है तो जो खेत में नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हम यूरिया छिड़कते हैं, तो वो घुल करके कहाँ चली गई? वो तालाब में चली गई। और तालाब में क्या हो जाता है कि उस न्यूट्रिशन की वजह से, नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से, वहाँ पे जो जलीय पौधे होते हैं वो काफ़ी प्रफुल्लित हो जाते हैं। यानी कि आप देखे होंगे सारे तालाब में कि हरे हरे पौधे काफ़ी भरे पड़े रहते हैं, जैसे जलकुंभी रहता है, बहुत सारे पौधे भरे पड़े रहते हैं। तो उस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। इसमें क्या होता है कि जो जल जमाव होता है, जहाँ पे हानिकारक पौधे, जलीय पौधे काफ़ी मात्रा में बढ़ जाते हैं, बढ़ने की प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। और किसकी वजह से बढ़ता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की वजह से। जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस घुल के उस तालाब में चला गया, तो तालाब का जो जलीय पौधे हैं वो काफ़ी वृद्धि करने लगते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। EUTROPHICATION। यू मतलब क्या होता है? यू वर्ड मतलब होता है अच्छा, ठीक। जैसे यूफोरिया मतलब क्या होता है? अच्छा होना, ठीक है। तो उसी तरीके से यू मतलब होता है अच्छा। तो यानी कि अगर पौधे को कुछ अच्छा मिलेगा तो वो काफ़ी वृद्धि करना चालू कर देंगे, ठीक है। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस इसके लिए अच्छा होता है, जलीय पौधे के लिए अच्छा होता है, तो वो वृद्धि करना चालू कर देते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं यूट्रोफिकेशन। आरएनए का संश्लेषण कहाँ पे होता है? केंद्रक में होता है। जब यूकैरियोट की बात करें तो केंद्रक में होता है, लेकिन प्रोकैरियोट की बात करें तो कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट मतलब जो अच्छे सेल होते हैं, जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड सेल होते हैं, जैसे हमारे सेल, आपके सेल, जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं उनका जो सेल होता है यूकैरियोट। अभी बताया, यू मतलब अच्छा, यानी कि जो सेल है उसमें सभी ऑर्गन होंगे, लेकिन जो सेल में
कोई ऑर्गन पर्टिकुलर नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, बैक्टीरिया में कहीं यहाँ पे आरएनए है तो कहीं यहाँ पे डीएनए है, न्यूक्लियस इधर है तो वो इधर कुछ और है, तो जैसे तैसे फैला हुआ है, उसको कहते हैं प्रोकैरियोट। और जो वेल स्ट्रक्चर्ड रहता है यानी कि सभी ऑर्गेनल उसमें मौजूद रहते हैं, उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल में जो आरएनए का संश्लेषण होता है वो केंद्रक में होता है, और प्रोकैरियोट में जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वायरस वगैरह हो गया, उसमें कहाँ पे संश्लेषण होता है, उसमें साइटोप्लाज्म में होता है, और यूकैरियोट में केंद्रक में होता है, ठीक है, न्यूक्लियस में। एरोसोल की खोज, एरोसोल की खोज, एरोसोल एक्चुअली है क्या? एरोसोल मतलब क्या होता है कि एयर में सबस्टेंडेड पार्टिकल्स के कारण जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं एरोसोल। जैसे कि धुआं है, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, एरोसोल है। तो इसकी खोज किसने की थी? इरिक रोथिम ने, ठीक है, इरिक और ERIKROTHEIM, ठीक है, इरिक रोथिम ने एरोसोल की खोज की थी। अब याद करने का तरीका, एरोसोल में बढ़ आ रहा है एयर, एयर से ही एरोसोल बनता है, ठीक है। तो एयर बन रहा है तो एयर को रोकना आसान नहीं है, ठीक है। तो दो थीम से हम याद करेंगे कि रोकना या थामना, ठीक है। एयर को आप थाम के नहीं रख सकते हैं, वो इधर उधर चला जाएगा, ठीक है, आप मुट्ठी में पकड़ के उसको थाम के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम याद करेंगे कि एरोसोल की खोज किसने की थी? एरिक रोथिम ने। इसको थाम के नहीं रख सकते हैं, ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे, ठीक है। साधारण नमक में आयोडीन किस रूप में होता है? पोटेशियम आयोडेट के रूप में। अब आपने सुना होगा कि साधारण नमक में आयोडीन होता है, तो आयोडीन क्या बाजार में मिला और उसमें डाल दिया क्या? ऐसा नहीं होता है। आयोडीन एक कंपाउंड के रूप में उसमें मिलाया जाता है, ठीक है। किसका कंपाउंड रहता है? पोटेशियम आयोडेट के, ठीक है, पोटेशियम आयोडेट के कंपाउंड रहता है, वो साधारण नमक में NaCl में मिलाया जाता है आयोडीन की मात्रा बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयोडीन मिलाया जाता है, ऑप्शन में दिया हुआ था फ्री आयोडीन मिलाया जाता है, पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है, और भी केमिकल दिए हुए थे, तो कौन सा मिलाया जाता है? पोटेशियम आयोडेट, फ्री आयोडीन नहीं मिलाया जाता है, ठीक है। साधारण नमक खुले में रखने पर गीला हो जाता है। आप देखे होंगे, अक्सर ऐसा ऑब्जर्व किए होंगे कि खुला में आप रख दिए तो बाहर से पानी लेके, यानी कि जो इन्वायरमेंट में पानी है, जलवाष्प है, उसको लेके ये गीला हो जाता है, ठीक है। तो किसकी वजह से होता है? वो होता है मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से। मैग्नीशियम क्लोराइड भी उसमें कुछ मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है? एक हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है। हाइग्रोस्कोपिक बोले तो जो इन्वायरमेंट से जल को ले लेता है। अगर आप कहीं हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड को रखें तो वो इन्वायरमेंट में जितने जल है उसको सोख लेगा, ठीक है, जितनी भी क्षमता हो, ठीक है, उसको सोख लेगा, ठीक है। तो अगर आपको जलवाष्प जीरो करना है कोई इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड रख दे तो वहाँ के जो इन्वायरमेंट का जल है वो सोख लेगा, ठीक है। तो कौन सा कंपाउंड है? मैग्नीशियम क्लोराइड एक प्रकार का हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड है जो कि साधारण नमक में होता है। साधारण नमक में कुछ मात्रा में होते हैं, जिसके कारण ये जलवाष्प सोख के नमक को गीला कर देता है, ठीक है। तो किसके कारण? मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण, ठीक है। सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर कहाँ है? बराबर में। बराबर क्या है? एक जगह है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बराबर एक जगह है, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट में बराबर एक जगह है। तो वो सबसे पुराना रॉक कट आर्किटेक्चर है। रॉक कट आप देख सकते हैं फिगर में क्या है, रॉक को कट करके बनाया गया, यानी कि पत्थर को काट करके एक आर्किटेक्चर बनाया गया है, ठीक है। ये कब बनाया गया था? तकरीबन 250 BC पूर्व में बनाया गया था, यानी कि बुद्ध के समय में, ठीक है, बुद्ध के समय में ये बनाया गया था। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? बायोलॉजी में एक टर्म आता है बायोमैग्निफिकेशन। इसका मतलब क्या होता है? टॉक्सिक का फूड चेन के सहारे दूसरे जीवों में संग्रह है। समझने के लिए आप एक फिगर देख सकते हैं। हम केमिकल का उपयोग करते हैं जो कि पेस्टिसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, उसको हम पौधे पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पौधे को छोटी छोटी जीव खाती है, ठीक है, छोटी छोटी जीव को छोटी मछलियाँ खाती है, छोटी मछलियाँ को बड़ी मछलियाँ खाती है, और बड़ी मछलियाँ को अपन लोग खाते हैं। तो जो हम केमिकल छिड़काव किए वो हम तक कैसे पहुँचा? पहले क्या हुआ कि वो छोटी जीव खाई, तो छोटी जीव खाई तो वो केमिकल उसके अंदर चला गया। अब वो केमिकल छोटी मछली के जीव छोटी मछली में चला गया, उसके थ्रू वो खाया तो वो उसमें चला गया, उसको हमने खाया तो हमारे अंदर चला गया। तो ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं टॉक्सिक का लेवल बढ़ता जा रहा है। सपोज यहाँ पे अगर हमने 3 ग्राम इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड छिड़का, तो उसमें क्या है कि एक छोटा जीव है वो एक पेस्टिसाइड को खाया तो इसके शरीर के अंदर 1 ग्राम हो गया। अब एक छोटी मछली है तो छोटी मछली ऐसे ऐसे कई छोटी जीव को खाएगा, तो सपोज इसने 10 जीव को खा लिया ये वाला, तो इस छोटी मछली के अंदर कितना हो गया?
10 ग्राम वो टॉक्सिक हो गया। टॉक्सिक मतलब हानिकारक पदार्थ, यानी कि जहरीला पदार्थ। तो इस छोटी मछली के पास 10 ग्राम हो गया। अब छोटी मछली को बड़ी मछली खाया, तो ऐसे ऐसे छोटी मछली 10 उसने खाई, तो इसमें क्या हो गया, 100 ग्राम हो गया। बड़ी मछली में 100 ग्राम हो गया। और फिर हमने खाया, ठीक है, हमने खाया ऐसे ऐसे छोटी मछली को हम 10 छोटी मछली बड़ी मछली हमने 10 खा लिए, तो यानी कि ये क्या हो गया, 1000 ग्राम। यानी कि ऊपर तक जाते जाते टॉक्सिक लेवल कंसंट्रेट हो गया, यानी कि बढ़ गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। वर्ड समझ में आया? बायोमैग्निफिकेशन क्या है? टॉक्सिक लेवल का बढ़ना फूड चेन में। फूड चेन में क्या हो रहा है कि टॉक्सिक लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। नारायण सेतु कौन से नदी पे है? ब्रह्मपुत्रा नदी पे। कहाँ पे है? ये असम में है, ठीक है। सबसे बड़ा अकशेरुकी, जिसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट। शुद्ध हिंदी में बोले तो जिसके पास रीढ़ की हड्डी ना हो, ठीक है, उसको कहते हैं इनवर्टिब्रेट, यानी कि अकशेरुकी। सबसे बड़ा कौन सा है पृथ्वी पे अभी तक? स्क्विड, ठीक है, स्क्विड, जिसकी लंबाई 12 से 14 मीटर होती है। हमारी लंबाई क्या होती है? 1.5 मीटर के तकरीबन होती है। तो यानी कि हमसे कितना, 8 गुना ज़्यादा लंबा होता है ये स्क्विड, जो कि बिना रीढ़ की हड्डी की होती है, ठीक है। और इसके बारे में एक और फैक्ट है कि इसका जो आई है वो सबसे बड़ा है, यानी कि पृथ्वी पे जितने जीव हैं उसमें से सबसे बड़ा आँख किसका होता है? स्क्विड का होता है। ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पानी में रहता है, ठीक है। लेडी फिंगर, जिसको दूसरे शब्दों में ओकरा भी कहते हैं, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? अबेलमोस्कस एस्कुलेंटस, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है। तो लेडी फिंगर किसको कहते हैं? भिंडी को कहते हैं, ठीक है। तो भिंडी एक प्रकार का फल है। हम लोग क्या जानते हैं कि भिंडी क्या है? सब्जी है, लेकिन ये ऑप्शन में दिया हुआ था कि फल है, सब्जी है, अनाज है, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए थे। तो भिंडी क्या है? एक प्रकार का फल है, ठीक है। कॉमर्शियल नाइट्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। हालांकि HNO3 रंगहीन होता है, लेकिन इसको रंगीन बनाया जाता है, ठीक है। अगर नाइट्रिक एसिड और जल में आपको डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल हो जाए तो हो सकता है आप नाइट्रिक एसिड पी लें, ठीक है। तो इस वजह से उसको डिस्टिंक्शन के लिए, यानी कि पहचान देने के लिए उसमें क्या बनाया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड, जिसके कारण ये रंगीन हो जाता है। इसका रंग कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो कॉमर्शियल नाइट्रिक एसिड में क्या चीज़ मिलाने से वो रंगीन हो जाता है, यानी कि कलरफुल हो जाता है? किसके मिलाने से? नाइट्रस ऑक्साइड मिलाने से। जैसे रसोई गैस में आप क्या मिलाते हैं? मरकैप्टन मिलाते हैं, ताकि उसके गंध का पता चल जाए जब वो लीकेज हो। तो उसी तरीके से इसमें नाइट्रिक एसिड में नाइट्रस ऑक्साइड मिलाने से ये रेडिश ब्राउन हो जाता है, ठीक है। जो कमर्शियल जो मार्केट में मिलता है रेडिश ब्राउन होता है, किसकी वजह से होता है? नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से, ठीक है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए।